तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक सेक्शन से टॉपिक्स है वो कौन-कौन से हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने हैं आपके। अगर आप जल्दी से सिलेबस पूरा करना चाहते हो और हर एक पॉइंट कवर नहीं करना चाहते हो, ये टॉपिक आपको बिल्कुल ध्यान से कवर करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल से। तो अगर आप एस्टिमेट लगाएँ कि आपके 85 क्वेश्चंस में से जैसा अभी कंप्यूटर टीचर वाले एग्ज़ाम में एचपीआरसीए ने जो बीएड के क्वेश्चन दिए थे वो 10 दिए थे। तो मुझे लगता है कि मैथ के क्वेश्चन जो आएँगे वो 10 आएँगे या 15 आएँगे। और अगर 10 या 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो 70 से 75 क्वेश्चन फिर कंप्यूटर के टॉपिक से आएँगे। तो मेरे हिसाब से अगर 70 क्वेश्चन मान के चले हम, तो हमें पर टॉपिक 7 क्वेश्चन लेके चलना है। कि हर एक टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल से 7 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो ऊपर-नीचे आता है क्योंकि कभी एक्सेल से ज़्यादा दे देंगे, डीबीएमएस से ज़्यादा दे देंगे या फिर एचटीएमएल या पीएचपी से ज़्यादा दे देंगे। तो पर हम एस्टिमेट लगा के चलेंगे 7 क्वेश्चन पर जो टॉपिक आएगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आपको कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बहुत बार पूछा गया है, वो है डिलिजेंस और वर्सैटिलिटी। इन 2 से हमेशा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? और फिर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि कंप्यूटर के पास कौन-सी स्किल नहीं होती, लैक ऑफ आईक्यू और नो फीलिंग। ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स से बनते हैं और ये हर बार आते हैं, हर पेपर में आते हैं ये, ओके? सेकंड टॉपिक है हमारा कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमेशा सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से तो बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। और अगर इन दोनों में से ये आए तो माइक्रो और मिनी से आ जाते हैं। माइक्रो में ये पूछ लेते हैं कि जो हम हैंडफ़ोन यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर है वो किस स्पेसिफ़िकेशन में आता है, तो माइक्रो में आता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या फिर मेन फ्रेम और माइक्रो के बीच कौन सा स्पेसिफ़िकेशन है, उसे मिनी बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सुपर कंप्यूटर से कभी ये पूछ लेते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, तो फ्लॉप्स या एमआईपीएस, ठीक है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ओके? या फिर इनके एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ जाता है, वेदर वगैरह में, तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपने ये टॉपिक ज़रूर करना है। जिसमें ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कवर करनी है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया थर्ड। इससे भी हमेशा हर बार क्वेश्चन बनेगा, इस बार भी बनेगा। सबसे पहले कोर टेक्नोलॉजी। कोर टेक्नोलॉजी में आ गया फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, आईसी, फिर एलएसआई, वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे, फिर एआई या यूएलएसआई। यूएलएसआई होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर इनकी आपको डेट भी पूछ ली जाती है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला, तो वो भी आपने पढ़ के जाना है। कभी कभार इनसे आप वो भी पूछ लेते हैं कि आपका स्पीड क्या है फर्स्ट जनरेशन में, तो मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड्स, इस तरह पिको सेकंड्स करके स्पीड है वो आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी स्पीड थी, माइक्रो सेकंड थी, मिनी सेकंड्स थे, पिको सेकंड्स थे, इस तरह नैनो पिको सेकंड्स थे, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब है कि हिस्टोरिकल डिवाइस। एनिएक्स से हर बार क्वेश्चन आता है। एनिएक्स से एक क्वेश्चन तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि फर्स्ट ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो डेसिमल सिस्टम यूज करता था। तो एनिएक इकलौता ऐसा सिस्टम था जो बाइनरी के बजाय डेसिमल सिस्टम से चलता था, डेसिमल नंबर्स पे चलता था, ठीक है? एक क्वेश्चन ये आ जाता है। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी ये आ जाता है। और फिर यूनिवैक्स से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कॉमर्शियल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो कॉमर्शियल फर्स्ट था यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म है
यूनिवर्सल कंप्यूटर। फिर आता है फर्स्ट कोड प्रोग्राम, एडवेक था, पर एडसेक भी अगर आ गया, एडवेक या एडसेक में से कोई भी आ गया तो उसका ये है। और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके। और यानी कि इन सबके आपको फुल फॉर्म होनी है, और ये तीन मेन कंप्यूटर है, ये तीन तो आपको याद होनी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं आप पे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें सिर्फ तीन है। फर्स्ट है एनालॉग, फिर है डिजिटल, और फिर है हाइब्रिड। इनके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। जैसे एनालॉग क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करता है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब हार्ट बीट हो गई, प्रेशर हो गया, या स्पीड हो गई, ये सारी चीजें एनालॉग कंप्यूटर मेजर करता है। ठीक है। और फिर आता है हमारा डिजिटल। डिजिटल आपको पता है 0 1 करके कैलकुलेशंस करता है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। फिर हाइब्रिड आ गया। हाइब्रिड है एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मेल। जैसे दो एग्जांपल से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, या पेट्रोल पंप डिस्पेंसर से। तो पेट्रोल पंप डिस्पेंसर क्या होता है, जैसे पेट्रोल पंप टैंक होता है पेट्रोल पंप में, उसमें आपको पता लगता है कि कितना तेल बचा है, कितना आप भर रहे हैं, उस टाइप की चीजें। तो वो पहले तो हमें वॉल्यूम पता चल जाती है, वो क्या है, वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो एनालॉग पार्ट हो गया। और फिर जो हमें नंबर्स में दिखता है वो डिजिटल पार्ट हो गया। तो है इस दोनों का पार्ट है। उसी तरह जो ईसीजी मशीन होती है वो भी हाइब्रिड है। उसमें हार्ट बीट दिखेगी आपकी, और वो हार्ट बीट आपको नंबर्स में दिखेगी, कितनी हार्ट बीट चल रही है। तो वो क्या करती है, फिजिकल डाटा को नंबर्स में कन्वर्ट करती है, और हाइब्रिड सिस्टम कहलाती है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है। और ये हाइब्रिड से हर बार ही क्वेश्चन आ जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से। इससे एक क्वेश्चन तो आपका हर में से एक आएगा ही आएगा। चार क्वेश्चन पक्के समझ लेना अगर आपने ये कर लिए। नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि आपके क्लासिफिकेशन से भी कभी दो बार दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आ जाता है अपना सेकंड टॉपिक है जो कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्स पढ़ के जाना है। ठीक है। रजिस्टर स्पीड ज्यादा नहीं, एक सबसे पहले आपने प्रोग्राम काउंटर पढ़ना है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है आपने। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, जो करंट इंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रोसेस हो रही है, उसको होल्ड करता है। फिर आता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये चार। और एक एक्यूमुलेटर जो हमारा करंट एएलयू का जो रिजल्ट है वो होल्ड करता है। ठीक है। तो ये आपको एक एक लाइन की डेफिनेशन या समझ जाना है आपको कि एक कौन कौन से रजिस्टर है। 4 या 5 रजिस्टर है, उनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% है, 100% बोल रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन इधर से आपका पक्का बन जाता है। फिर एएलयू और सीयू से भी बहुत हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार ही आता है। चाहे आप कोई मॉक टेस्ट भी दे रहे हो ना, तो हमेशा इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। कंट्रोल यूनिट से खासकर पूछा जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है आपके जो एएलयू ऑपरेशंस है, डाटा बसेस है, और हार्डवेयर डिवाइसेस, सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है सिग्नल्स भेज के। तो क्या है, कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स मैनिपुलेट करता है, और एएलयू बेसिक मैथ लॉजिक करता है। एएलयू का काम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक ये मैथ करेगा, लॉजिकल यूनिट कंपेयर करेगा, लेस देन ग्रेटर देन वगैरह। तो ये बहुत ईजी है। फिर आता है आपका सीमोस बैटरी। इससे आपका क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, शायद यही है। तो आपको बस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जहां भी दिख जाए ना, वहां पे आपको सीधा सीएमओस किया वो दिख दिख जाना चाहिए, उसकी फुल फॉर्म। फिर आता है, ये क्या सेव करता है, सिस्टम की डेट और टाइम जो है, और बाईओएस की जो सेटिंग्स है, ये दोनों ये सेव करता है। तो जब कंप्यूटर भी आपका शट डाउन हो जाता है, सीमोस बैटरी आपकी चली रहती है। और फिर है आपका रजिस्टर्स, जो मैंने बताया आपको पढ़ने हैं, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और दो और होते हैं, मेमोरी एड्रेस और मेमोरी बफर। इन चार से ही आपको क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता है। मेन वैसे ये तीन है। ठीक है। फिर आता है आपका प्राइमरी एंड मेमोरी यूनिट।
इसमें से आपको हमेशा क्वेश्चन आता है रैम और रोम से। रैम कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल रैम है। और रैम के 2 टाइप होते हैं, एसरैम, डीरैम। उससे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एसरैम और डीरैम में फ़र्क क्या है? तो एसरैम फ्लिप-फ्लॉप से बनता है, डीरैम कैपेसिटर होता है, डीरैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। छोटे-मोटे आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है? फिर इनके टाइप्स होते हैं। रैम के तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 एक बार पढ़ लेना है आपने, एक-एक लाइन के इनके जो एक्सप्लेनेशंस है। और फिर रोम के टाइप्स बहुत ही ज़्यादा बार पूछते हैं। खासकर ईपीरोम और डबल ईपीरोम से। नहीं तो मास्केबल रोम से भी पूछ लेते हैं कि जो कभी हम चेंज नहीं कर सकते ऐसी रोम, तो उसको मास्केबल रोम कहते हैं, जो पहले से ही हमारे को फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड आती है। फिर पीरोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो खाली आती है और हम एक बार उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर आती है ईपीरोम, ये सनलाइट या यूवी लाइट से हम इसको इरेज कर सकते हैं। डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपने पढ़ना है। फिर है स्टोरेज हायरार्की, स्पीड वगैरह, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेमोरी यूनिट्स जैसे हो गया अपना बिट, सबसे छोटी इकाई मेमोरी की बिट। फिर होती है निबल, निबल कितने बिट से बनती है? 4 बिट से। फिर आती है बाइट, बाइट कितने बिट से बनती है? 8 बिट से। फिर आती है केबी, केबी कितने बाइट से बनती है? 1024 बाइट्स बराबर है 1 किलोबाइट। या फिर इसको हम 2 की पावर 10 बाइट्स भी लिखते हैं। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। तो हम 1024 को 2 की पावर 10 से भी लिख सकते हैं, या 10 की पावर 3 से भी लिख सकते हैं। तो तीनों चीजें ध्यान रखनी है आपने, 1024, 2 की पावर 10, 10 की पावर 3। इसी तरह एमबी, एमबी कितने केबी से बनती है? 1024। तो उसी तरह 2 की पावर 10 केबी। तो अगर हम इसको बाइट्स में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 20 एमबी आता है, 2 की पावर 30 जीबी आता है, 2 की पावर 40 टीबी आता है। उसी तरह 10 की पावर में हम देखें तो 10 की पावर 3 किलोबाइट्स, 10 की पावर 6 मेगाबाइट्स, 10 की पावर 9 गीगाबाइट, 10 की पावर 12 टेराबाइट, इस तरह पेटाबाइट, एक्साबाइट। और इसका सिर्फ मल्टीप्लायर 1024 है, जिसका मान होता है 2 की पावर 10। ये आपको ध्यान रखनी कुछ चीजें, ये पढ़ लेनी है आपको, ठीक है? फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक है? हार्ड डिस्क ड्राइव से आ जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इससे भी, सीडी डीवीडी से भी एक क्वेश्चन हर बार 100% बनेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। और प्रिंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेजर, इंकजेट, थर्मल, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो इधर से देखो, एक क्वेश्चन इधर से बन जाएगा आपका, एक या 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो 3 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से ही बन जाएंगे आपके, ठीक है? और मेमोरी यूनिट से जो ये मेमोरी के भी बिट, निबल, बाइट, केबी वगैरह है, इस वाले सेक्शन से आपका एक क्वेश्चन 100% है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो ये फर्स्ट टॉपिक है रैम और रोम से, ठीक है? और रजिस्टर से एक क्वेश्चन 100% है। मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोग्राम काउंटर से पूछते हैं या एक्यूमुलेटर से पूछते हैं, ठीक है? एक्यूमुलेटर से पूछते हैं। और अगर आप 3-4 टाइप होते हैं उनमें से सारे पढ़ के जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। ये ALU से आ जाएगा एक क्वेश्चन, एक यहाँ से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अगर सीमोस वाला आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आया तब भी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो आपके 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो जाते हैं, ठीक है? फिर आपका अगला आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो एक क्वेश्चन तो ये समझ लो पक्का कि लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर्स है ना, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। और असेंबलर में आपको सिर्फ निमोनिक्स जहाँ पे दिख जाए उधर असेंबलर लगा देना है आपने। और असेंबलर से नाम से ही पता लगता है ये क्या ट्रांसलेट करता है, असेंबली लैंग्वेज। और किसमें ट्रांसलेट करता है? बाइनरी में। फिर कंपाइलर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कंपाइल क्या करता है? पूरे जो सोर्स कोड है उसको एक साथ जो कंपाइल करता है एग्जीक्यूट, और उसके लिए एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट
कोड में कन्वर्ट करता है, फिर हम इस ऑब्जेक्ट कोड को रन करते हैं, ठीक है। उसी जगह इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ये जैसे कंपाइलर पूरा पेज एक साथ कर लेता था, ये क्या करता है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, स्लो डिबगिंग। ये आपने बस मेन इसके डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है आपका यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं ना, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पहला टाइप आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने ध्यान रखना है कि इनमें से कौन कौन से होते हैं, तो जैसे ओएस आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको हम, फिर अपना डिवाइस ड्राइवर्स आ गए, जो हमारे डिवाइसेस है, एक्सटर्नल डिवाइसेस है, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच इंटरफेस दिखाते, इंटरफेस करते हैं ये। और इसके बाद हमारा आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ये आपने कवर कर लेना है, ठीक है, सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों। तो यूटिलिटी में डिफ्रैगमेंटेड से ही आपको क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा बहुत ही कम है चांस, अगर आए तो आपको जिप फाइल से आ जाएगा, कंप्रेसर से, डॉट जिप फाइल या कंप्रेसर से, ठीक है, उसके अलावा आपको नहीं आएगा। और डिफ्रैगमेंटर की एक खास बात है कि ये सिर्फ एच डी डी में वर्क करता है, एच डी डी यानी हार्ड डिस्क पे वर्क करता है, एस एस डी पे ये वर्क नहीं करता है, ओके। फिर फायरवॉल से हमेशा ये क्वेश्चन आता है, ये तो आपने पढ़ के जाना है, ये सबसे सिंपल है। फायरवॉल क्या करता है, जो इनगोइंग एंड आउटगोइंग जो नेटवर्क है उसको फिल्टर करता है, बस इतना सा है इसका डेफिनेशन। और इससे एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। फिर आते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर एंड लाइसेंसिंग। तो लाइसेंस में आपने जो ये GNU GPL दिख रहा है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये होता है ओपन सोर्स लाइसेंस होता है ये। कोई भी, जैसे आपका एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड भी लिनक्स से बना है, आपको पता हो अगर, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कर्नेल का यूज करके एंड्रॉयड बना था। तो जो लिनक्स का सॉफ्टवेयर है वो टोटली जीपीएल सॉफ्टवेयर है, जीपीएल लाइसेंस है एक। तो जीपीएल लाइसेंस में क्या है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो कोड को, जैसे लाइनक्स कोड को मॉडिफाई करके एंड्रॉयड बना। और आपको बस एक चीज करनी है कि जब आप मॉडिफाई करके कोई नया सॉफ्टवेयर बनाओगे, वो आपने इसी लाइसेंस के अंडर बनाना है, उसको आप अपना प्राइवेट नहीं बना सकते, बस। बाकी ये आपने पढ़ लेने हैं कि एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। शेयरवेयर से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, हमेशा। शेयरवेयर क्या होता है, आपको ट्रायल पीरियड के लिए आपको फ्री में मिलेगा और फिर उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी आ गया। ओपन सोर्स क्या होता है, जिसका सोर्स कोड मिला हो और फ्री हो। और प्रोप्राइटरी क्या हो गया, जो पैसे देके आपको खरीदना पड़े या स्पेशल बनाया गया हो कमर्शियल यूज के लिए। फिर आते हैं जैसे इंडस्ट्री में हॉरिजेंटल आ गया। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, जनरल पर्पस, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस है जो, वो कई टाइप के कामों के लिए यूज आता है। और वर्टिकल होता है स्पेसिफिक, जैसे फिनेकल हो गया, बैंकिंग सॉफ्टवेयर फिनेकल नाम का, ओके। तो जो स्पेसिफिक कामों के लिए बनते हैं सॉफ्टवेयर, उन्हें वर्टिकल कहते हैं। और जो बेसिक काम है जनरल पर्पस के लिए आम लोग जिसे यूज कर सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर मालवेयर और सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन आएंगे, ये आप वैसे साइबर सिक्योरिटी वाले सेक्शन में भी आप पढ़ोगे, पर आपको पता होना चाहिए वायरस के बारे में, फर्स्ट वायरस कौन सा है, वर्म्स के बारे में, फर्स्ट वर्म कौन सा था, मॉरिस वर्म, फर्स्ट वायरस, ब्रेन वायरस, ओके। इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वर्म क्या है, दोनों ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, बस वायरस को फाइल की जरूरत होती है रेप्लिकेट करने के लिए, इसको किसी फाइल की जरूरत नहीं होती है, नेटवर्क के थ्रू वर्म सेल्फ रेप्लिकेट करता है। इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है,
सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग भी आता है, फिर आता है टाइम शेयरिंग और आरटीएस भी आता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। पर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है टाइम शेयरिंग, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ऐसा कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हर एक प्रोसेस को स्मॉल टाइम स्लाइसेस में एग्ज़ीक्यूट करता है, ठीक है? तो वो क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर वैसे इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, बट पूछ सकते हैं कि इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है, बॉस, जिसका नाम और फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, और ये लिनक्स बेस्ड है। फिर आता है यूआई और सीएलआई, जीयूआई। इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी कि सीयूआई या जीयूआई क्या है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बार नहीं आता है। मेन है कोल्ड, इससे आपका एक क्वेश्चन 100% है। सिस्टम बूटिंग प्रोसेस से कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, इससे 100% एक क्वेश्चन आपका 2 चीज़ों से पक्का है, और इतनी ही डेफिनेशन है। कोल्ड बूट क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर पूरा बंद हो और आप उसे स्टार्ट कर रहे हो, तो कोल्ड जैसे मैंने कैसे याद रखा है इसको, तो जब हम पूरा बंद कर देते हैं अपना कंप्यूटर और थोड़ी देर बाद आते हैं तो ठंडा मिलता है, तो हमें फिर ऑन करना पड़ता है। तो कोल्ड बूट होता है पूरा बंद कंप्यूटर जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। और वार्म बूट क्या होता है, हम जब ऑन था कंप्यूटर हमारा, पर हम उसे रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे हम वार्म बूट कहते हैं। और इसकी एक सबसे मेन जो डिफरेंस है, जो पोस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। जब हम किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो जो बायोएस है, अपना फर्मवेयर है, वो पोस्ट टेस्ट करता है। ये क्या टेस्ट करता है कि जो आपके सारे मेमोरी डिवाइसेस, रैम या कोई भी आपकी चिप वगैरह लगी है या डिवाइसेस लगे हैं, वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। वो टेस्ट होता है हमेशा कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले। तो इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 100% इससे क्वेश्चन बन जाता है। फिर आता है वार्म बूट में, ये स्किप हो जाता है क्योंकि आप टोटली बंद तो नहीं कर रहे हो, आप रिस्टार्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब पहले आपने कंप्यूटर ऑन किया था, तो वो पोस्ट टेस्ट हो चुका था, तो बार बार इस टेस्ट को करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है, स्मॉल कोड इनिशियलाइजिंग ओएस कर्नल लोड्स। बूट लोडर क्या आता है, जैसे बूटिंग क्या होता है, बूटिंग होता है कंप्यूटर को ऑन करना। तो बूट लोडर क्या आता है कि जो ओएस का कर्नल, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जो आपके रैम में लोड होता है, वो होता है ओएस कर्नल। और वो किसका काम होता है, वो लोड करना बूट लोडर का काम, ठीक है। तो आपको बूट लोडर पता होना चाहिए। फिर लिंकर और लोडर, दो और डेफिनेशन है, वो भी आपको देख लेनी है। लिंकर लोडर आप बहुत आसान है, वो आप समझ जाओगे। फिर आता है डॉस कमांड्स। इससे तो 100% एक या दो एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, और ज्यादा नहीं है, आपको मेन कमांड्स यूज करनी है। इन इसमें से दो पूछ सकते, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सी एक्सटर्नल कमांड है या कौन सी इंटरनल कमांड है। चार आपको कमांड्स दी होगी, तो आपको पढ़ लेना है एक बार कि इंटरनल कमांड्स कौन सी है, ये तो याद रख के जाना पड़ेगा। बट आपको एक ये ट्रिक बताता हूँ मैं कि जो भी एक्सटर्नल कमांड है, वो सारी डिस्क पे वर्क करती है। यानी डिस्क, यानी जैसे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, उसके लिए जो भी कमांड बनी होगी, जैसे फॉर्मेट। फॉर्मेट किसको करते हैं हम, सेकेंडरी डिवाइस को या डिस्क को, या डिस्क के किसी पार्टीशन को हम फॉर्मेट करते हैं। फिर चेक डिस्क आ गया, इसी तरह एट्रीब्यूट वगैरह, ये सारे जो पार्ट है वो है डिस्क के, और इसको एक्सटर्नल कमांड्स में हम डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह ट्रिक से याद किया था। फिर आता है विंडो नेविगेशन एंड शॉर्टकट्स। तो विंडो शॉर्टकट्स कुछ ही बहुत important याद रख लेने हैं आपने। जैसे रन के लिए विंडो आर, फाइल एक्सप्लोरर के लिए विंडो प्लस ई, फिर स्नैपिंग टूल्स के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसी तरह टास्क बार ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। फिर रिस्टार्ट वाला है शटडाउन पावर ऑप्शंस करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इस टाइप के आपको सारे शॉर्टकट्स पढ़ लेने हैं। और एक क्वेश्चन रिसाइकल बिन से जो हर बार पूछते हैं कि हम रिसाइकल बिन को बाईपास करके अगर कोई भी आइटम हम परमानेंटली डिलीट करना चाहे, तो कौन सा शॉर्टकट है, तो उसका आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट।
ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन कि हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई फाइल डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो क्या है रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो अगर हम किसी आइटम को रिसाइकल बिन में ना भेज के डायरेक्टली डिलीट करना, पूरा डिलीट करना चाहे, तो वो शिफ्टलेस डिलीट से हो जाती है परमानेंटली डिलीट। ओके। और आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स के जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं ले आऊंगा आगे की वीडियोस में। ओके, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।